दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन इस वजह से खुल के प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि सर क्या ये एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चे ही निकाल पाते हैं, नॉन कॉमर्स वाले बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं? क्या ये एग्जाम निकालने के लिए यूपीएससी बैकग्राउंड होना जरूरी है? क्या ये एग्जाम जॉब के साथ निकाला जा सकता है? तो आपके मन में ऐसे जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को 2023 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की प्रोफाइल का डाटा दिखा के ये इंश्योर करूंगा कि भाई आपके इन सवालों का आपको राइट आंसर मिल जाए। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर एग्जाम की नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और आप लगातार हर हफ्ते वीडियो लेकर जा रहे हो, ये चीजें हमें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो जो एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से रिक्वेशन चली गई है 74 एपीएफसी वैकेंसीज की और 156 ईओ वैकेंसीज की। तो अब यूपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले ही हेड स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस है एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम का, इसको नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर मैं 2023 की साइकिल की बात करूं तो सिर्फ 127 डेज का आपको टाइम मिला था आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन एंड बिफोर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, जहां पर आपको इतना सारा सिलेबस प्रिपेयर करना था। तो अगर आप लोगों ने इस एग्जाम की पहले कभी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, या फिर आप बिगनर हैं, या फिर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन की वेट किए बिना पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तभी जाकर आप इस वास्ट सिलेबस को कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी काफी सिलेबस प्रिपेयर कर चुका है, जिसको अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा है, तो वीडियो अवॉइड कर सकता है, उसको शायद इस वीडियो से मोटिवेशन नहीं मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हम उन बच्चों की प्रोफाइल की बात करेंगे जिनके थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने चाहेंगे, जो कि बच्चों को रोक रहे हैं उनकी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करने से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डाटा मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये डाटा 418 के 418 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नहीं है। हमारे पास जो 116 बच्चे आए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उनका डाटा मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि इन 116 बच्चों का प्रोफाइल क्या था, ताकि आप लोगों को एक अच्छा आंसर मिल जाए। देखो नो डाउट हमारे पास सैंपल साइज काफी कम है, बट ये सैंपल साइज भी हमें काफी अच्छी इंसाइट देगा जो आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि सर इस एग्जाम में कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है? अगर इस एग्जाम का हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो पहला डाटा पेश कर रहा हूँ वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड का, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई किस बैकग्राउंड के कितने बच्चे थे 116 में से जिनका सिलेक्शन हुआ एपीएफसी ईओ पोस्ट पे। तो अगर मैं बीएससी बैकग्राउंड की बात करूं तो 26 बच्चे बीएससी बैकग्राउंड के थे, बीए बैकग्राउंड के 9 बच्चे थे और बीटेक बैकग्राउंड के 72 बच्चे थे, और सिर्फ 9 बच्चे ऐसे थे 116 में से जो कि बीकॉम बैकग्राउंड के थे। तो शायद आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड होने से ही आपकी इस एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर होगी। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 एपीएफसी एग्जाम में या फिर ईओ एग्जाम में आप लोगों के अकाउंट्स या फिर ऑडिटिंग या फिर इंश्योरेंस से आते हैं, और ईओ एग्जाम में तो 15 के 15 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से ही आते हैं, वहां पे ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस नहीं आती है। तो सिर्फ आपका अराउंड 10% का पेपर ऐसा है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता है, बाकी 90% पेपर ऐसा है जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता है। तो इसलिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है इस एग्जाम का पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने के लिए। और यहाँ पे आपको आंसर भी मिल रहा होगा, क्योंकि भाई 116 में से सिर्फ 9 बच्चे, 107 बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, 9 बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता आपकी सिलेक्शन पे। नो डाउट आप लोगों को थोड़ी हेल्प करेगा, बट ये हेल्प इतनी कि आपकी सिलेक्शन हो जाए वो शायद उतनी हेल्प नहीं रहेगी। और दोस्तों एक और बात की, अगर आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस का लेवल भी देखोगे, जो 15 क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपसे अकाउंटेंसी की बहुत इन डेप्थ नॉलेज डिमांड नहीं कर रहे हैं। बहुत डिटेल में अगर आपने पढ़ा हो ऐसा जरूरत नहीं है वहां पे एग्जाम की। आप लोगों को बस एक ओवरव्यू अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए अकाउंटेंसी के। आप 15 में से 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ रखी है, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। आप लोगों के अगर मन में सवाल था तो शायद उसका आंसर आप लोगों को राइटली यहाँ पर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यूपीएससी बैकग्राउंड होना जरूरी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव आंसर मिल सकता है कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में जो लोग सिलेक्ट हुए 116 हमारे पास जिनका डाटा था, उनमें से 95 बच्चे ऐसे थे जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड था। मतलब काफी बच्चों ने यूपीएससी बैकग्राउंड की प्रिपरेशन के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी करी। तो यहाँ पे उन लोगों को पक्का मोटिवेशन मिली होगी जिनको ऐसा लगता है कि सर क्या ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन हम यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ मैनेज कर सकते हैं? क्या दोनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो अराउंड 70% सिलेबस यूपीएससी सीएससी का सेम है विद द यूपीएससी ईओ एग्जाम सिलेबस। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम राजीव वहीर पढ़ रहे हैं, या फिर आप नितिन सिंघानिया से इंडियन कल्चर पढ़ रहे हैं, या फिर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। तो यूपीएससी वाले बच्चों को इसलिए एडवांटेज होता है, और ये यूपीएससी वाला हर बच्चा एडवांटेज नहीं होल्ड करता। सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को यहाँ पर एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि उनका काफी सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका होता है जब वो ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हैं। देखो पर यहाँ पर आप लोगों को एक और मोटिवेशन लेने की 21 बच्चे ऐसे भी थे जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं था,
जिन्होंने कभी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, नो डाउट इनका नंबर ज्यादा है, बट नॉन यूपीएससी वाले बच्चे भी एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है कि भाई अगर आप लोग क्वालिटी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, तो आपका पास्ट बैगेज उतना जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आप लोगों को बस एक न्यू स्टार्ट करना है, बहुत मेहनत करनी है और इस एग्जाम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी बैकग्राउंड होने से आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका यूपीएससी बैकग्राउंड में, तो आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तभी आप फायदा उठा पाएंगे। अगर आप नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, नाम के लिए अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो शायद आपको यहाँ पर फायदा उसका नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यूपीएससी अटेम्प्ट वाले बच्चों को थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि इनमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने थे, 2 या 3 अटेम्प्ट वाले कितने थे, 4 या 5 अटेम्प्ट वाले कितने थे और मोर देन 5 अटेम्प्ट वाले कितने थे। तो अगर आप ये नंबर देखें तो 22 लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ था यूपीएससी में। मतलब उन्होंने बहुत समझदारी वाला डिसीजन लिया कि भाई यूपीएससी एग्जाम होता रहेगा, इस ड्रीम को हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे, लेकिन इस प्रिपरेशन से मल्टीपल एग्जाम टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने पहले अटेम्प्ट के बाद ही ईयू एग्जाम दिया और उनका एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया। तो 22 लगभग बच्चे ऐसे थे। 37 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट यूपीएससी एग्जाम के दे दिए थे और उनको अंदाजा लग गया होगा कि भाई यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और ऑप्शन भी ट्राई करना चाहिए, रिस्पेक्टेबल एग्जिट की तरफ जाना चाहिए या फिर एक सिस्टम में एंट्री कर लेनी चाहिए ताकि हम उसके बाद अपना यूपीएससी वाला ड्रीम फॉलो कर सकें। तो 37 बच्चे ऐसे थे जिनके 2 या 3 अटेम्प्ट हुए थे। 24 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 या 5 अटेम्प्ट दिए थे, जो काफी टाइम यूपीएससी में लगा चुके थे, जिनका यूपीएससी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था और दलदल से वो निकल नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई हम क्या करें, हम तो पिछले बहुत सालों से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को कैसे छोड़ें या फिर इस तैयारी से कैसे हम एक अच्छा रिस्पेक्टेबल एग्जिट ले लें। तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश क्या करी कि भाई ईयू एग्जाम को देना शुरू किया, एपीएससी एग्जाम को भी दिया इनमें से काफी बच्चों ने, और उनका ईयू एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों इनको एक अच्छा एग्जिट मिल गया और अभी सेटिस्फाइड है कि भाई चलो हमने यूपीएससी का ही एक आरटी एग्जाम निकाल लिया, भले हमारा यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्वालिफाई क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे 24 बच्चे थे और लगभग 5 अटेम्प्ट से ज्यादा वाले बच्चे 12 थे जिन्होंने मोर देन 5 अटेम्प्ट दे दिए थे। तो अगेन इन लोगों का जो केस था वो यही था कि भाई बहुत मेहनत यूपीएससी एग्जाम में कर ली है, सालों यहाँ पे गुजार ली है, तो अब कोई ना कोई ऐसा एग्जाम मिल जाए जो हमें यहाँ से जो है सिस्टम में एंट्री दिलवा दे, तो उनको ऐसा एग्जाम मिल गया ईओयू की फॉर्म में। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से यूपीएससी के बच्चे थे। आई होप आपको इससे एक अच्छा आइडिया लगा होगा। और दोस्तों यहाँ से देखो मैसेज एक ही मिलता है, भाई यूपीएससी एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, आप उस एग्जाम के लिए बहुत ढंग से प्रिपरेशन करो। आपकी फाउंडेशन प्रिपरेशन जो है वो यूपीएससी सीएससी एग्जाम की ही होनी चाहिए, बट उस प्रिपरेशन को आपको मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करने में यूटिलाइज करना चाहिए। एंड एपीएफसी एंड ईओ आर सच एग्जाम्स जो आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से टारगेट हो सकते हैं। तो अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी टाइम लगा चुके हैं, काफी एफर्ट लगा चुके हैं, तो उस प्रिपरेशन को सिर्फ उसी एग्जाम तक सीमित मत रहने दो, उसको और एग्जाम क्वालिफाई करने में भी यूटिलाइज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक और डाउट आता है कि सर मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो क्या ये एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूं? देखिए अगर हम 116 बच्चों का डाटा देखें तो यहाँ पर 87 बच्चे ऐसे थे, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, 87 बच्चे ऐसे थे जो कि नॉन वर्किंग थे, जिन्होंने जॉब नहीं करी है, और 29 बच्चे ऐसे थे जो कि वर्किंग थे। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट वो थे जो नॉन वर्किंग थे, जिन्होंने फुल टाइम प्रिपरेशन करी है, बट ऐसा नहीं है कि वर्किंग प्रोफेशनल की सिलेक्शन नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पे 29 बच्चे ऐसे थे आउट ऑफ 116 जिनकी सिलेक्शन हुई है जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हुए भी, और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि पिछले 5 सालों से जॉब कर रहे थे, मतलब जिनकी जॉब या तो 2016 से थी, 2019 से थी, 2020 से थी, लगभग 4-5 साल जॉब में हो चुके थे, उसके साथ उन्होंने प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। जैसे रैंक 129 थे लास्ट टाइम, उन्होंने जो है ऑलरेडी वो लेवल 4 पे जॉब कर रहे थे मुंबई में, उसके साथ उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। 9 घंटे की जॉब थी, उसके बाद 5 घंटे डेली पढ़ते थे। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो अगर ये कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन रूल क्या है कि भाई आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस एग्जाम को मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नो डाउट इनमें से जो 29 वर्किंग प्रोफेशनल थे उनमें से कुछ लोगों का यूपीएससी बैकग्राउंड भी था, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत के साथ ही उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। जो लोग 87 वर्किंग नॉन वर्किंग प्रोफेशनल पर्सन थे जिन्होंने फुल टाइम प्रिपरेशन करी है, तो यहाँ पे भी मतलब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी से 7-8 घंटे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब जाके आपको ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ जॉब छोड़ के तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्लाइड में अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल नॉन वर्किंग प्रोफेशनल का आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं, तो एक बात आपको समझनी है कि अराउंड 70 से 80% बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं फॉर द ईयू एग्जामिनेशन वो जर्नली फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और सिर्फ 20 से 30% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं और वो फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 29 नंबर काफी कम देखने को मिल रहा है, वो नंबर आपको इसलिए जो है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी काफी कम होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, इसलिए आपको सिलेक्शन कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है जॉब के साथ तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आप लोगों को काफी मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि भाई इस एग्जाम में आपके भी निकलने के चांसेस काफी हाई हैं। रूल क्या है
कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के जितने भी सवाल थे उनको वन बाय वन आंसर किया है बाय शोइंग द डाटा ऑफ लास्ट ईयर सिलेक्टेड स्टूडेंट। 116 में से हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। सिर्फ 9 ही बच्चे ऐसे थे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, बाकी सारे के सारे बच्चे 107 बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। सेकंड चीज़ कि भाई यूपीएससी बैकग्राउंड वाले बच्चों की सिलेक्शन भले ही ज़्यादा थी, बट 21 लोग नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले भी सिलेक्ट हुए थे। जॉब में अगर मैं बात करूँ तो 87 बच्चे भले ही फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन 29 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जॉब के साथ सिलेक्शन जो है इंश्योर करी है। तो अगेन आप लोगों को मिक्स नंबर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है कि भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हाई हो सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द डाटा रिगार्डिंग दी 116 स्टूडेंट ऑफ ईओए 2023 एग्जामिनेशन। आपको शायद इससे एक अच्छी इंसाइट मिली होगी। और दोस्तों एक और बात, एज कैटेगरी की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 24 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 25 या फिर 25 से कम थी। तो हाई एनर्जी वाले जो लोग जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए होते हैं और अपनी एज ब्रैकेट में काफ़ी अभी लोअर लेवल पे होते हैं, उनका काफ़ी अच्छे चांसेस सिलेक्शन के यहाँ पे, क्योंकि हाई एनर्जी से अगर वो अपनी मेहनत को डायरेक्ट कर देंगे, फोकस कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। और 76 बच्चे ऐसे थे जो कि 25 से 30 की एज के बीच में थे, जो ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और कहीं ना कहीं हाई पॉइंट आ चुका था जॉब लेने का। और 16 बच्चे ऐसे भी थे जो कि शायद कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिनकी एज 30 से ऊपर थी और जिनकी सिलेक्शन हुई है। तो यहाँ पे अगेन हमें मैक्सिमम जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो दिखता है वो 25 से 30 वाला, जिसने अच्छा खासा प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस ले लिया है और अब एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि जिनको प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कम है उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, उनकी भी सिलेक्शन हुई है। और जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है उनकी भी सिलेक्शन हुई है। तो आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है कि भाई एज ब्रैकेट अगेन मैटर नहीं करती है। आप लोग मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर कोर्स में जो जॉब वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर जो फ्रेशर है उसको काफ़ी अच्छा एक जो है सॉल्यूशन देखने को मिलता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अकाउंट्स, आयरन एंड लेबर लॉ, इंडियन पॉलिटी, सभी कंपोनेंट्स को एंड टू एंड कवर किया है। आप इसमें जाकर उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, नोटिफिकेशन के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, देन आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज क्विजेज मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और आपको वीकली मेंटर टॉक मिलेगी। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार यूपीएससी में जीएसएन क्यूआरई प्रिपेयर कर लिया है और अब सिर्फ आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग जैसे स्पेशल कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जो कि एक बार अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड दोस्तों इसके साथ अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है इस एग्जाम की, तो एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम के लिए आपको एक गाइड बुक डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के रिगार्डिंग मिल जाएगी। ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज कि भाई कहाँ से हमें किस एग्जाम के पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे वो आपको पता लग जाएगा, और कैसे उनको देखना है आपने वो भी आपको एनालिसिस पता लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी। तो आप इस गाइड बुक को पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।